नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय इतिहास में मुगल वंश। तो मुगल वंश से संबंधित ये आपकी सबसे पहली क्लास होगी। इससे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर चुके हैं और दिल्ली सल्तनत की लगभग सभी आपके जितने भी आपके उसमें क्वेश्चन बन सकते थे वे सारे के सारे मैंने करा दिए हैं, जो आपके पहले यूजीसी नेट में आए हों या इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ, या फिर आप कह सकते हैं टीजीटी पीजीटी या यूपीपीसीएस वगैरह में जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं वे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो वाला पोर्शन रहेगा आपका क्या भाई, उसको कहा जाता है क्या, मुगल वंश। मुगल वंश में जो हमको पढ़ना है ये 1206 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी से लेकर और इसको पढ़ा जाएगा कब तक भाई, इसको पढ़ा जाएगा 1858 तक, जब तक आपका सॉरी 1857 की क्रांति तक। तो उस काल तक के जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वे सारे के सारे इसमें शामिल आपके किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले बाबर के बारे में है, बाबर के बाद हिमायू, हिमायू के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के पुत्र शाहजहां थे और औरंगजेब। इसके अलावा मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ उससे भी संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने आपको इसमें शामिल किए हैं। इसी के साथ साथ इसी में आपका सूर्यवंश या सूर्यवंश से संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे शेरशाह सूरी से, वे भी सारे के सारे हम इसी में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करें भाई, ठीक है। चलिए जी, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वो है आपका, प्रथम श्रेणी के मुगल पैदल सैनिक को किस नाम से जाना जाता था। मुगल श्रेणी के जो सैनिक हुआ करते थे, पैदल जो पैदल चलते थे, उन पैदल सैनिकों को क्या कहा जाता था, ये इसमें आप लोगों से पूछा गया है। तो ए में दिया गया है आपका महसूम, बी में है आपका सेहबंदी, सी में आपका सरखेल और डी में दिया गया है आपका दहबासी, दहबासी, ठीक है। देखिए भाई, मुगल सेना के जो पैदल सैनिक थे उनकी संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी और उन्हें आपका या तो पायक कहा जाता था, क्या पायक, उनको पायक, या फिर पायक के अलावा उनको, पायक के अलावा उनको पियाद, पियादगान के नाम से भी जाना जाता था। पियादगान के नाम से भी पैदल सॉरी पैदल सैनिकों को भाई जाना जाता था। पैदल सैनिकों को पियादगान या पायक के नाम से जाना जाता था। अबुल फजल की अगर बात करें तो अबुल फजल ने पैदल सैनिकों को 9 श्रेणियों में विभाजित किया। उसने इन्हें 9 श्रेणियों में विभाजित किया है, जैसे आपका बंदूकची, दरबान, इसके अलावा खिदमतिया, इसके अलावा मेवरा है, शमशेरबाज हैं, पहलवान हैं, पहलवान इत्यादि, ये कुछ इसके प्रमुख थे। तो उन्हीं में से आपका अगर देखा जाए जो प्रथम श्रेणी के मुगल पैदल सैनिक हुआ करते थे उनको महसूम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से भाई, महसूम के नाम से उनको जाना जाता था। तो ए ऑप्शन आपका इसमें क्वेश्चन के अनुसार आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 2, वो है आपका, मुगल राज परिवार की निम्नलिखित बेटियों को उनके काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें। यानी कि कुल मिलाकर सबसे पहले कौन आई और उसके बाद कौन आई। तो देखिए भाई, सबसे पहले जो है नाम हमको जानकारी प्राप्त होती है गुलबदन बेगम की, जो हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की बहन थी। इसका जन्म की अगर मैं बात करूं तो 1523 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, 1523 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। उसके बाद जहां आरा बेगम का नाम देखने को मिलता है, जहां आरा बेगम जो 1614 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ, 1614 में जिनका जन्म हुआ। उसके बाद बात करें तो रोशन आरा जो थी, रोशन आरा जो थी, रोशन आरा की अगर बात करें तो इनका जो जन्म हुआ ये 1617 ईस्वी में हुआ था, 1617 ईस्वी में हुआ। ये भी आपकी किसकी, औरंगजेब की बहन थी और ये भी औरंगजेब की, यानी कि कुल मिलाकर शाहजहां की पुत्रियां थी। जेबू निसा की अगर बात करें, जेबू निसा जो थी, जेबू निसा का जो जन्म हुआ ये 1638 ईस्वी में हुआ। कब भाई, 1638 ईस्वी में, 1638 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और ये औरंगजेब की पुत्री थी। ये किसकी थी भाई, औरंगजेब की पुत्री, ये औरंगजेब की पुत्री थी, औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अलावा बात करें जहां आरा की तो शाहजहां की पुत्री थी, शाहजहां की ये बड़ी लड़की थी। इसके अलावा गुलबदन बेगम की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी बाबर की, ये बाबर की पुत्री थी भाई, इसके पिता का नाम था बाबर। और रोशन आरा की बात करें तो रोशन आरा भी शाहजहां की पुत्री थी, शाहजहां की ही ये पुत्री थी। इसके अलावा एक और लड़की थी शाहजहां की जिसका नाम था क्या, गोहन आरा, गोहन आरा, गोहन आरा। तो ये सभी जो है मुमताज महल की संतान थी। मुमताज महल के 14
बच्चे हुए जिनमें से 7 जीवित थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, ठीक है, कामबख्श, और एक थे आपके कौन, शाह शुजा। तो 4 लड़के और 3 लड़कियां जीवित थे। चलिए जी, तो बात करेंगे इसमें काल कर्मानुसार। सबसे पहले आ जाएगा सी। तो सबसे पहले सी आपका होगा, सी आपका केवल डी और बी, सॉरी, सी और डी में दिया गया है, तो सी आएगा। सी के बाद अगर बात करें तो सी के बाद आएगा 614, यानी कि ए आ जाएगा। सी के बाद ए आ जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, सी ए डी बी। सी ए डी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2021 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये भी यूजीसी नेट 2021 में आपको एग्जाम में देखने को मिला था ये क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए जी, इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। बाबर ने भारत में नई सैन्य युक्तियों को शुरू किया। बाबर ने भारत में नई सैन्य युक्तियों को शुरू किया और छकड़ों या गाड़ियों को लोहे की चैनों से बांधकर रखना, उन्हें खाइयों से सुरक्षित करना, व बगली दस्ते, जिसे तुगलुमा पद्धति कहा गया, मुहैया कराने जैसी युक्तियां शामिल थी। बाबर ने ये युक्तियां कहाँ से ली थी, यानी कुल मिलाकर कहाँ से बाबर ने इस तरह की पद्धति सीखी थी? तो ये पद्धति जो ली गई थी, ओटोमन और जो उज्बेक शासक हुआ करते थे, ओटोमन साम्राज्य और उज्बेक शासक जो थे, इनसे आपका क्या हुआ, बाबर ने यह तकनीक सीखी थी। तो बाबर ने उज्बेकों और ओटोमन साम्राज्य जो आपका तुर्की में था, वहां के शासकों से ये पद्धति उन्होंने सीखी थी। तो बी आंसर इसका आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। काफी बड़ा क्वेश्चन है भाई, है जी। एक तरफ आपका क्या दिया गया है, ए बी सी डी, यानी कि 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, और देखना भाई कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से इसमें गलत होंगे। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले ए में दिया गया है, मार्गों की सुरक्षा को प्रशासन का एक प्रमुख दायित्व माना जाता था। बिल्कुल बात सही है। बी में दिया गया है आपका क्या, कारवाओं, सराओं, बंजारों के ठाडाओं, जो आम तौर पर सशक्त हुआ करते थे, सशस्त्र यानी कि हथियारबंद हुआ करते थे, और नदियों में नौकाओं के बेड़े मार्ग होने वाली डकैती तथा लूटपाट से सुरक्षा के लिए संगठित किए जाते थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर ए भी सही है आपका, अब तक बी भी सही है। सी देखते हैं। मुगल साम्राज्य में जिस अधिकारी के इलाके में चोरी या डकैती होती थी, उसे माल बरामद करना होता था या खुद उसे पीड़ित को मुआवजा देना पड़ता था। ये बात भी सही है। ये कथन भी बिल्कुल आपका सही है। डी में है, अधिकारी अपना पद दायित्व पूरा करने के लिए क्रूरता की नीति अपनाते थे और संदिग्ध गांवों को ही लूट लेते थे। तो ये भी आपका सही है। तो उसका मतलब कुल मिलाकर सारे ऑप्शन सही है इसमें, ए बी सी डी। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें भाई, सी आंसर इसका सही होगा। सारे कथन बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका यूजीसी नेट 2021 में ही देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 5। तो अकबर के निम्नलिखित विजय अभियानों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें, यानी कि कुल मिलाकर अकबर के अभियान मिलाने हैं इसमें। कौन कौन से अभियान अकबर के द्वारा किए गए? देखिए, सिंध का जो आक्रमण किया गया, सिंध अभियान जो किया गया था, ये 1590 में हुआ था भाई। कब? 1590 ईस्वी में। तो सिंध अभियान जो है 1590 में हुआ। बात करें खानदेश अभियान की, तो ये 1591 में किया गया। कब? 1591 में खानदेश पर आक्रमण किया गया और फेजी यहाँ पर सेनापति बनकर गया था। कौन? फेजी। इसके अलावा अली खां, यहाँ का जो शासक था खानदेश का, अली खां, उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी फेजी के सामने, यानी कि हार मान ली थी। बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल का जो अभियान किया गया, ये 1574 में किया गया था भाई। 1574 में, 74, 1574 में किया गया। और बंगाल में अगर बात करें तो मुनीम खां के नेतृत्व में बंगाल में दाऊद के विरुद्ध अभियान भेजा गया था। कौन गया था? मुनीम खां गया था, और दाऊद वहां का जो एक विद्रोही नेता था, उसने ये विद्रोह किया था। इसके बाद बात करें काबुल की, तो काबुल जो अभियान हुआ, ये 1581 में हुआ था। 1581 में ये अभियान हुआ। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं आप, सबसे पहले जो आ जाएगा वो आएगा बंगाल अभियान। बंगाल अभियान के बाद बात करें तो आ जाएगा काबुल अभियान। काबुल अभियान यानी कि पहले पर बंगाल है, दूसरे पर काबुल अभियान है, तीसरे नंबर पर लगा सकते हो आप सिंध, और चौथे नंबर पर आप मानेंगे खानदेश अभियान। तो मिलान कर लो भाई। सबसे पहले आ जाएगा कौन सा? सी डी, सी डी ए बी। सी डी ए बी आपका केवल ए ऑप्शन में दिया गया है भाई। सी डी ए बी आपका ए ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसकी बात करेंगे। मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में कौन सा एक कारखाना संबंधित है? मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा एक कारखाना संबंधित है? बताओ भाई, कारखाने से संबंधित कौन सा पद है? देखिए भाई, दीवान तो नहीं था, ना ही सदर था और ना ही सूबेदार था, तो कारखाने से जो संबंधित है वो है दीवान ए बयूतात। दीवान ए बयूतात जो है ये कारखाने से संबंधित हुआ करता था। किससे? कारखाने से संबंधित हुआ करता था, है जी, दीवान ए बयूतात। दीवान ए बयूतात जो था ये कारखाने से संबंधित हुआ करता था। तो आम इसका आंसर सही आ जाएगा भाई आपका डी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मुगल काल में इजरा क्या था? इजरा किसे कहा गया है, ये आपसे पूछा गया। तो इजरा जो था ये भाई एक ये राजस्व है जी, क्या था? राजस्व कृषि। राजस्व कृषि था। राजस्व कृषि का ये भाग हुआ करता था। राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी, क्या? इजरा। इजरा जिसे कहा जाता था। भू कर वसूल करने के लिए ये ठेकेदारी और बिचौलियों के साथ में ऐसा करार किया जाता था। तो कुल मिलाकर आपका राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी, इसको कहा जा सकता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करें 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो आप लोगों के सामने है, मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन थे? दाखिली कहा जाता था भाई पूरक सिपाही। पूरक सिपाही जो हुआ करते थे, पूरक जो सिपाही हुआ करते थे उनको दाखिली के नाम से जाना जाता था। इनकी नियुक्ति जो है, इनकी नियुक्ति राज्य की तरफ से की जाती थी। किसकी तरफ से? राज्य की तरफ से इनकी नियुक्ति की जाती थी। राज्य की ओर से, राज्य की ओर से, राज्य की ओर से इनकी नियुक्ति की जाती थी। इनकी नियुक्ति की जाती थी। कुल मिलाकर इनकी जो नियुक्ति की जाती थी वो राज्य की ओर से की जाती थी। तो उनको पूरक सिपाही कहा जाता था, जिन्हें दाखिली भी कहा गया है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शेरशाह सूरी से संबंधित है। मैंने बताया था आपको कि मुगल वंश के साथ साथ सूरी वंश भी आपका बीच में आया था हुमायूं के बाद, यानी कि 1540 ईस्वी से। 1540 ईस्वी में आपका क्या हुआ कि शेरशाह सूरी ने भारत में सूरी वंश की स्थापना की। और ये रहेगा कब तक भाई? 1540 से रहेगा आपका 1555 तक। 1555 तक, फिर बाद में आपका हुमायूं आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मुगल वंश आ जाएगा। तो ये वंश था आपका सूरी वंश। इसको सूरी वंश या सूर्यवंश के नाम से जाना जाता है इस समय को। तो बीच बीच में आपके शेरशाह सूरी के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए भाई, कन्नौज के युद्ध के पश्चात वह भारत का शासक बना। बिल्कुल बात सही है, पहला आपका कथन बिल्कुल सही है। क्योंकि कन्नौज युद्ध के बाद क्या करा, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से बाहर भगा दिया था। इसके बाद उसने बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर 47 सरकारों में विभक्त किया। बिल्कुल सही, जो सीधे उसके नियंत्रण में थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है आपके, दोनों, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं शेरशाह सूरी के संबंध में। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी शेरशाह सूरी से ही संबंधित है। शेरशाह सूरी का जो सिक्का था, चांदी का रुपया, कितने ग्रेन का हुआ करता था? इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, है जी। इसका आंसर तो आप सबको पता होगा, 178 ग्रेन का, 178 यानी कि 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का हुआ करता था। चांदी का जो रुपया था वो 178 ग्रेन का हुआ करता था। कितने ग्रेन का? 178 ग्रेन का वो सिक्का हुआ करता था। इसके अलावा तांबे के दाम की अगर बात करें, इसका तांबे का जो दाम था, जिसे दाम कहा जाता था, तांबे, इसको रुपया कहा जाता था और तांबे का कहा जाता था क्या भाई? दाम। तांबे का जो दाम था उसके अगर वजन की बात करें तो 380 ग्रेन, वो 380 ग्रेन का था। वो 380 ग्रेन का हुआ करता था। ठीक है जी। शेरशाह सूरी के समय अगर टकसाल की बात करें, टकसाल की, जहाँ पर सिक्के ढाले जाते थे, तो शेरशाह सूरी के समय टकसालों की जो संख्या थी वो कितनी थी भाई? 23, यानी कि 23 टकसाल थी शेरशाह सूरी के समय। ठीक है जी। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर बनवाई थी इसने, तो वो भी एक बार देख लो भाई। एक तो आगरा में स्थापित करवाई थी, आगरा में टकसाल स्थापित करवाई। आगरा के अलावा अगर बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन में भी इन्होंने टकसाल स्थापित करवाई। उज्जैन में टकसाल स्थापित करवाई। उज्जैन के अलावा ग्वालियर में भी, ग्वालियर में भी टकसाल स्थापित करवाई। ग्वालियर, ग्वालियर में भी सिक्के बनाने की टकसाल स्थापित की गई। इसके अलावा बात करें लखनऊ के क्षेत्र में भी, तो लखनऊ में भी एक टकसाल बनाई गई थी। लखनऊ के अलावा अगर बात करें शेरगढ़, जो सासाराम में पड़ता है, शेरगढ़, शेरगढ़ बिहार सासाराम में स्थापित है, तो यहाँ पर भी एक टकसाल स्थापित करवाई। इसके अलावा आबू, माउंट आबू का जो क्षेत्र है, आबू के क्षेत्र में राजस्थान में भी एक किसी ने टकसाल स्थापित करवाई थी। इसके अलावा बक्कर, बक्कर पड़ता है पाकिस्तान सिंध वाले क्षेत्र में,
बक्कर सिंध में, यहाँ भी टकसाल स्थापित करवाई। तो कुल मिलाकर शेरशाह सूरी के द्वारा टोटल 23 टकसाल स्थापित करवाई गई थी अलग अलग स्थानों पर। चांदी का जो इसका सिक्का था, जिसको रुपया कहा जाता था, 178 ग्रेन का हुआ करता था। तांबे का दाम जो था वो 380 ग्रेन का हुआ करता था। तो आंसर इसका सी ऑप्शन से ही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब ने जजिया कब लगाया? जजिया के बारे में आप सभी को मैंने पढ़ाया था। जजिया जो कर था ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जजिया जो कर था ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। और इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के क्षेत्र में इसको स्थापित किया या पहली बार लगाया। मोहम्मद बिन कासिम जो थे, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहली बार सिंध के क्षेत्र में जजिया कर लगाया गया। उसको बाद में क्या हुआ, फिर अकबर के द्वारा इसको बंद कर दिया गया था। अकबर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, अकबर ने इसको बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष, अपने शासनकाल के 22वें वर्ष औरंगजेब ने अपने शासनकाल के, यानी कुल मिलाकर 79 में इस कर को फिर से लगाया था। किसने भाई? औरंगजेब ने लगाया। तो 1679 आपका इसमें सही ऑप्शन आ जाएगा सी भाई। सी आंसर आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, मुगल प्रशासन में सावनिही निसार का क्या कार्य था? मुगल प्रशासन में सावनिही निसार किसे कहा गया? सावनिही निसार का क्या काम हुआ करता था, ये आपको इसमें बताना है। सावनिही निसार की अगर मैं बात करूं तो भाई ये हुआ करता था क्या, मुगल प्रशासन में जमींदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, है जी, जमींदारों पर नियंत्रण स्थापित, जो जमींदार हुआ करते थे, जमीन के मालिक, जमींदार नहीं भाई, जागीरदार, ठीक है, जागीरदार जो हुआ करते, जिनको जागीर दिया जाती थी, जागीरदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, जागीरदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी। कुल मिलाकर इनका जो कार्य था सावनिही निगार का, ये जागीरदारों पर नियंत्रण स्थापित किया करते थे। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। ये जागीरदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियुक्त किए जाते थे। इसके बाद शेर शाह के प्रशासन में राई का क्या अर्थ है? राई बताओ क्या है? राई की अगर मैं बात करूं, राई जो है वो भाई राज्य की मांग से संबंधित है। क्या? राज्य की मांग से संबंधित है। ये एक तरह से क्या होती थी, फसलों की सूची होती थी, फसलों की सूची, फसलों की जो सूची हुआ करती थी, फसलों की सूची, उसी को राई कहा जाता था। और ये आपका इसमें फसलों की सूची तो दी नहीं गई है, तो इसमें दिया गया है आपका क्या भाई, एक तो मापन की इकाई तो थी नहीं, कृषि उत्पाद भी ये नहीं था, और ना ही सैन्य उपाधि हुआ करती थी। और राज्य की मांग के अनुसार इनकी फसलों की एक तरह से क्या थी, सूची थी। तो फसलों की सूची को राई कहा जाता था, फसलों की सूची को राई कहा जाता था, जो फसलों पर दर या अनुसूची तैयार करने के लिए होता था। तो कुल मिलाकर इसको राज्य की मांग कहा जा सकता है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, महसूल से क्या अभिप्राय है? महसूल, महसूल क्या होता है ये आपको इसमें बताना है। लेकिन महसूल से अभिप्राय क्या है भाई? महसूल को हाल ए हासिल भी कहा जाता था। क्या? हाल ए हासिल, हाल ए हासिल के नाम से भी महसूल को जाना गया। हाल ए हासिल को भी महसूल कहा जाता था। क्या? महसूल कहा जाता था। अब ये था क्या है जी, ये था क्या भाई? ये आपका जो है, ये एक प्रकार की आय हुआ करती थी। क्या थी भाई? एक प्रकार की आय हुआ करती थी, आय थी, आय थी, यानी कि वास्तविक आय इसको कहा जा सकता है। राज्य की वास्तविक आय, यानी कि वास्तविक राजस्व भी इसको कहा जा सकता है भाई। वास्तविक राजस्व, वास्तविक राजस्व भी इसको कहा जा सकता है। तो एक प्रकार की आय होती थी राज्य की, जो वास्तविक रूप से होती थी। तो कुल मिलाकर इसको वास्तविक आय भी कहा जाएगा। तो सी आंसर इसका आपका सही हो जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। बात करें खालसा की, खालसा जो है ये कुल मिलाकर सरकारी भूमि हुआ करती थी, बादशाह की भूमि हुआ करती थी, ठीक है जी। इसके अलावा बात करें आपकी क्या, बकाया, बकाया जो है, जो शेष बचा हुआ होता था, जो शेष बचा हुआ आपका राजस्व हुआ करता था, उसको बकाया कहा जाता था। अपेक्षित की मतलब है जो उम्मीद के अनुसार जो राजस्व होता था उसको अपेक्षित आय कहा जाता था। मुर्शीद कुली खां ने जब्ती व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की? देखिए मुर्शीद कुली खां जो है ये बंगाल में थे, ठीक है, मुर्शीद कुली खां। लेकिन बंगाल से पहले ये आपके दक्कन के क्षेत्र में, दक्कन के क्षेत्र में इनको सूबेदार बनाया गया था, ठीक है जी, औरंगजेब के समय। तो दक्कन के क्षेत्र में इन लोगों ने, इन्होंने सबसे पहले जब्ती प्रणाली को लागू किया।
सबसे पहले दक्कन के क्षेत्र में जबती प्रणाली को लागू किया था किसने भाई? आपका मुर्शीद कुली खां के द्वारा। तो मुर्शीद कुली खां के द्वारा बंगाल में तो किया ही गया था, लेकिन उससे पहले दक्कन के क्षेत्र में भी आपका क्या जबती प्रणाली को, जबती व्यवस्था को लागू किया गया था। चलिए जी, इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, किस मुगल सेनापति के विरुद्ध रानी दुर्गावती ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? आप सभी जानते होंगे कि 1564 ईस्वी की बात है। 1564 ईस्वी की 1564 ईस्वी में अकबर ने 1564 ईस्वी में अकबर ने गढ़ कटंगा पर आक्रमण किया। गढ़ कटंगा गढ़ कटंगा पर आक्रमण किया, और यहाँ की जो शासन कर रही थी यहाँ पर, वो एक महिला थी जिसका नाम था रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती उसका नाम था। रानी दुर्गावती उसका नाम था। तो रानी दुर्गावती यहाँ पर शासन कर रही थी, और इसी के साथ युद्ध हुआ था किसका? अकबर का। अकबर की सेना का। अकबर की सेना का यहीं पर युद्ध हुआ था, और आसफ खां को यहाँ पर भेजा गया था। आसफ खां आसफ खां जो मुगल सेनापति हुआ करते थे, इनको भेजा गया था। तो इनके साथ जो है रानी दुर्गावती का युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ? एक चोरागढ़ नामक स्थान पड़ता है। चोरागढ़ चोरागढ़ नामक स्थान पर इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो चोरागढ़ नामक स्थान पर दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में रानी वीरगति को प्राप्त हुई थी। बाद में इन्होंने क्या करा? अपनी आत्महत्या कर ली थी, अपने आप को बचाने के लिए। 2 दिनों तक जो है रानी दुर्गावती मुगलों की विशाल सेना का सामना करती रही, लड़ती रही, लेकिन अंतिम रूप से फिर बाद में हार गई, और हारने के बाद इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो कुल मिलाकर आपका आसफ खां को यहाँ पर भेजा गया था। आसफ खान को रानी दुर्गावती के खिलाफ भेजा गया था गढ़कटंगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। आक्रांता मुगल सेना की नाक काटने के लिए कौन प्रसिद्ध है? मुगल सेना की नाक किसके द्वारा काटी गई थी? यानी कि मुगल सेना को सबसे ज्यादा अपमानित किसके द्वारा किया गया? एक आपकी गढ़वाल की रानी थी, उत्तराखंड में गढ़वाल पड़ता है। गढ़वाल की रानी कर्णावती जो थी, ये आपकी मुगल सेना की नाक काटने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन? रानी कर्णावती। ये उत्तराखंड के क्षेत्र में ये युद्ध हुआ था भाई। रानी दुर्गावती नहीं, रानी कर्णावती ने मुगल सेना की नाक काट दी और उनको पराजित किया था बुरी तरह से गढ़वाल के क्षेत्र में। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अकबर के शासनकाल में किस वर्ष में मनसब प्रदान किए गए? यानी कि कुल मिलाकर मनसब जो प्रणाली थी, वो अकबर के शासनकाल में कौन से वर्ष? देखिए 11वें वर्ष, अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कब? ठीक है, 11वें वर्ष ये आपकी शुरू की गई थी क्या? मनसबदार जो प्रणाली है, मनसबदार की जो शुरुआत की गई थी, वो अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शासक के समय से झरोका दर्शन बंद हो गया? झरोका दर्शन पर जो प्रतिबंध लगाया था, वो औरंगजेब के द्वारा लगाया गया। झरोका दर्शन की शुरुआत किसने? अकबर ने की, और बंद इसको किया गया किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा बंद कर दिया गया था। औरंगजेब ने झरोका दर्शन पूरी तरह से बंद कर दिया। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आज का 20वां रहेगा। की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने जैन संत सिद्ध चंद्र को नादिर ए जमा की उपाधि प्रदान की? बताओ भाई, कौन सा वो राजा था जिसने, एक जैन संत हुआ करते थे, जैन संत हुआ करते थे जिनका नाम था सिंह चंद्र। सिंह चंद्र को नादिर ए जमा की उपाधि दी गई, वो जहांगीर के द्वारा दी गई थी। जहांगीर के द्वारा नादिर ए जमा की उपाधि इनको प्रदान की गई थी। ठीक है जी, चलिए भाई अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 21, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अकबर के शासनकाल के प्रथम 4 वर्ष में वकील उस सल्तनत का पद किसके पास था? यानी कुल मिलाकर वकील के पद पर कौन नियुक्त रहा? देखिए, औरंग जो है अकबर को शासक बनाने या गद्दी पर बैठाने का जो प्रमुख योगदान रहा, वो रहा बैरम खां का। तो बैरम खां को ही सबसे पहले वकील का पद प्रदान किया गया। वकील उस सल्तनत का पद जो दिया गया था सबसे पहले, वो बैरम खां को दिया गया, और बैरम खां के द्वारा ही इस पद पर रहा गया। कब से कब तक भाई? तो 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक, 1560 ईस्वी तक बैरम खां इस पद पर रहा। उसके बाद बैरम खां को जो है, बैरम खां की हत्या कर दी गई थी गुजरात के क्षेत्र में एक अज्ञात पठान के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी। सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब शहजादा मोहम्मद
काम बख्श ने अपना दायां हाथ काटने का आदेश दिया तो सैफ खान ने कहा, यह नीच आचरण है जो तुमने अपनी माँ से पाया है। यह हाथ जिसे तुमने बिना किसी कसूर के कटवा दिया, इसी ने तुम्हें तीरंदाजी सिखाई थी। इसी ने तुम्हें तीरंदाजी सिखाई थी। उस माँ की पहचान करें, यानी कि कौन जो है, वो जो है कामबख्श की माता का नाम क्या था? शहजादा मोहम्मद कामबख्श ने उसका दायां हाथ काटा। किसका हाथ काटा था ये आपको इसमें बताना होगा, ठीक है। तो शहजादा कामबख्श जो थे, शहजादा कामबख्श शहजादा कामबख्श के द्वारा किसका हाथ काटा गया था ये आपको इसमें बताना है। तो शहजादा कामबख्श का जो हाथ काटा गया, वो काटा गया था किसका भाई? अच्छा, शहजादा कामबख्श ने उसका दायां हाथ काटने का आदेश दिया तो सैफ खान ने, सैफ खान उसका नाम था जिसका हाथ काटा गया। उसकी माता का नाम था उदयपुरी बेगम। उदयपुरी बेगम, कामबख्श की जो माता थी उसका नाम था उदयपुरी बेगम। तो उदयपुरी बेगम का ये पुत्र था, उदयपुरी बेगम का ये पुत्र हुआ करता था कामबख्श। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 यूजीसी नेट में आया है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। कथन और कारण शायद इसमें दिए गए हैं, ठीक है जी। तो इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले क्या दिया गया है, नीचे दिए गए एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में लिखित है। औरंगजेब के काल में मर्द मनसबदारों की संपत्ति पर दावा मुतालिबा तक सीमित था। दावा मुतालिबा तक सीमित था, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद 1691 में औरंगजेब ने अपने उत्तराधिकारियों को फरमान जारी किया कि वे उन अमीरों की संपत्ति जब्त न करें जिनके उत्तराधिकारी सरकारी सेवा में थे, क्योंकि मर्द अमीरों द्वारा संविदाकृत मुतालिबा का भुगतान करने के लिए उनके उत्तराधिकारियों को कहा जा सकता था। तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, कौन सा आंसर इसमें आपका सही होगा। अकबर की विभिन्न उद्घोषणाओं आदेशों को काल क्रमानुसार रखें। तो इनके कालक्रम में इनको सजाना है भाई, कालक्रम में इनको सजाना है। तो पहली बार जजिया कर की जो समाप्ति की गई वो कब की गई थी ये आपको बताना है। तो जजिया जो कर था इसको समाप्त किया गया भाई 1564 में। कब भाई? 1564 में पहली बार जजिया को बंद किया गया था या समाप्त किया गया। इसके बाद तीर्थ यात्रा कर कब माफ किया गया? तो ये आपका 1563 में, 1563 में इसको समाप्त किया गया या इसको माफ किया गया 1563 ईस्वी में। इसके बाद अगर बात करें है जी, इसके बाद अगर बात करें कौन सी, चित्तौड़ का फतेहनामा, चित्तौड़ का फतेहनामा 1568 ईस्वी की बात है। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ का फतेहनामा जारी किया गया। इसके अलावा अगर बात करें और क्या रहेगा भाई, युद्ध बंदियों की पत्नियों, बच्चों और रिश्तेदारों को गुलाम बनाए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया। कब? 1562 ईस्वी में। तो 1562 ईस्वी में। तो कुल मिलाकर पहले नंबर पर तो आपका डी आ जाएगा, डी के बाद आपका भाई बी आ जाएगा, बी के बाद अगर बात करें तो आपका ए आ जाएगा, ए के बाद में सबसे बाद में सी आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर अगर देखा जाए तो डी बी ए, डी बी ए और सी, तो डी ऑप्शन सही होगा। डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। चलिए जी, सूची है, मिलान करना है भाई, सूचियों का मिलान करना। एक तरफ मुगल शासक दिए गए हैं, दूसरी तरफ कुल जमा में खालिसा का अनुमानित हिस्सा, यानी कि खालसा का जो कितना अनुमानित हिस्सा था वो देखना भाई। अकबर के समय जो आपका खालसा का अनुमानित हिस्सा हुआ करता था वो 1/4 हुआ करता था, तो इसका आपका थर्ड हो जाएगा सही, थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड सही। इसके अलावा जहांगीर के समय 1/20 भाग हुआ करता था, तो इसका पहला हो जाएगा। शाहजहां की अगर बात करें तो शाहजहां के समय 1/7 हुआ करता था, तो आपका चौथा हो जाएगा। औरंगजेब के समय 1/5 हुआ करता था, तो दूसरा हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए इसका जो सही आंसर होगा, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला है जी, और सी का चौथा और डी का दूसरा, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका ये आपके आज के 25 क्वेश्चन थे भाई। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर किया करें भाई, जरूर कर दिया करें, ठीक है। चलिए जी, तो यहीं पर करेंगे आज की क्लास को समाप्त। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा पेपर 1 की भी हम लगभग आपकी उसकी भी समाप्ति की ओर हैं,
पेपर 1 में भी आपकी 1 यूनिट और रह गई है, बाकी मैंने 9 यूनिट उसमें कंप्लीट करा दी हैं और सभी की पीडीएफ आपको संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त है। यदि आप लोगों ने ये क्लासें नहीं देखी और आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है तो आप सभी जो है उन वीडियो को फटाफट देख डालिए। इसके अलावा पीडीएफ भी आपको जो है संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। यूजीसी नेट पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी, हिस्ट्री की भी आपको ये पीडीएफ सारी उपलब्ध हो जाएगी। कहाँ पर? संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। चलिए यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।